पेरिस की उस सुबह आसमान पर हल्के धूसर बादल छाए हुए थे। बारिश अभी अभी रुकी थी और सड़कों पर जमा पानी में पुरानी इमारतों की खिड़कियां चमक रही थी। हवा में ताज़ी रोटी, कॉफी और भीगी मिट्टी की मिलीजुली खुशबू थी। एल्सा टैक्सी की पिछली सीट पर बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसने पेरिस को तस्वीरों और फिल्मों में अनगिनत बार देखा था, लेकिन आज यह शहर उसे खूबसूरत कम और अनजान अधिक लग रहा था। वह अपने पुराने शहर, अपनी माँ और अपनी जानी पहचानी दुनिया से बहुत दूर आ गई थी। पेरिस की एक प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्था में उसे चित्रांकन विभाग में नौकरी मिली थी। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा अवसर था, लेकिन इस अवसर के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी थी जिसे वह स्वयं भी पूरी तरह नहीं समझती थी। एल्सा ने इस नौकरी के लिए आवेदन तो किया था, पर उसे विश्वास नहीं था कि उसका चयन हो जाएगा। उससे कहीं अधिक अनुभवी लोग इस पद के लिए प्रयास कर रहे थे। फिर भी उसे अचानक नियुक्ति पत्र मिला था। संस्था के निदेशक ने उसे केवल इतना बताया था कि किसी वरिष्ठ व्यक्ति ने उसके काम की विशेष अनुशंसा की थी। वह वरिष्ठ व्यक्ति कौन था, यह कोई नहीं बताता था। टैक्सी एक पुरानी 5 मंजिला इमारत के सामने आकर रुकी। इमारत की बाहरी दीवारों पर हल्के पीले रंग का पलस्तर था और हर खिड़की के बाहर लोहे की काली जाली लगी थी। चौथी मंजिल पर एल्सा ने एक छोटा सा घर किराए पर लिया था। चालक ने उसका सामान सड़क पर रख दिया और जल्दी से चला गया। एल्सा ने सामने पड़े 4 भारी सूटकेसों को देखा और फिर इमारत के दरवाजे के भीतर दिखाई देती संकरी सीढ़ियों को। यह तो मैंने सोचा ही नहीं था, वह धीरे से बुदबुदाई। इमारत में लिफ्ट नहीं थी। उसने सबसे छोटा सूटकेस उठाया और सीढ़ियों की ओर बढ़ी। तभी पीछे से एक शांत आवाज आई, मुझे लगता है चौथी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते आप पेरिस छोड़ने का निर्णय ले लेंगी। एल्सा ने पलटकर देखा। दरवाजे के पास लगभग 30 वर्ष का एक युवक खड़ा था। उसने गहरे नीले रंग का लंबा कोट पहना हुआ था। हल्के भूरे बाल बारिश के कारण थोड़े बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पर एक सहज मुस्कान थी, लेकिन उसकी नीली हरी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। क्या यहाँ सच में लिफ्ट नहीं है? एल्सा ने निराश होकर पूछा। युवक ने ऊपर की ओर देखा। हे, एल्सा के चेहरे पर राहत आई। वह मुस्कुराया। लेकिन पिछले 6 महीने से खराब है। एल्सा ने उसे घूरा, फिर अनचाहे ही हंस पड़ी। युवक ने उसके हाथ से सूटकेस ले लिया। मैं एवरिल हूँ, 3री मंजिल पर रहता हूँ। कैसा? मुझे पता है। एल्सा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। एवरिल ने तुरंत सीढ़ियों के पास रखे डिब्बे की ओर संकेत किया। उस पर बड़े अक्षरों में उसका नाम और घर का पता लिखा था। आपके सामान पर लिखा है, उसने सफाई दी। एल्सा ने राहत की सांस ली। एक पल के लिए मुझे लगा कि पेरिस के लोग नए पड़ोसियों के बारे में पहले से सारी जानकारी रख लेते हैं। सिर्फ अच्छे पड़ोसियों के बारे में, एवरिल ने कहा और 2 सूटकेस उठाकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। अगले आधे घंटे में दोनों ने मिलकर सारा सामान चौथी मंजिल तक पहुंचा दिया। एल्सा का छोटा सा घर खाली था। बैठक में बड़ी खिड़की थी, जहां से सामने की छतें और दूर एक चर्च का शिखर दिखाई देता था। एवरिल ने आखिरी डिब्बा नीचे रखा। आपके पास खाने के लिए कुछ है? एक बिस्कुट का पैकेट होगा, तो इसका अर्थ है कि कुछ नहीं है। लगभग 20 मिनट बाद वह 2 कप गर्म कॉफी और ताजे क्रोइसा लेकर लौट आया। एल्सा ने कॉफी का पहला घूंट लेते ही कहा, इस समय आप मुझे पेरिस के सबसे अच्छे व्यक्ति लग रहे हैं। एवरिल ने खिड़की के बाहर देखते हुए जवाब दिया, जल्दी निर्णय मत लीजिए। पेरिस लोगों के बारे में आपकी राय बदलने में बहुत तेज है। उस दिन के बाद उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। सुबह दोनों अक्सर सीढ़ियों पर मिल जाते। एवरिल नीचे स्थित छोटी बेकरी से कॉफी लेता और बिना पूछे एल्सा के लिए भी एक कप ले आता। शाम को कभी वे पास की नदी के किनारे चलते, कभी किसी पुरानी किताबों की दुकान में चले जाते। एल्सा को धीरे धीरे पता चला कि एवरिल स्वतंत्र रूप से इमारतों के चित्र बनाता था। वह पुराने घरों, टूटी खिड़कियों और सुनसान गलियों की ऐसी तस्वीरें बनाता था जिनमें अजीब सी उदासी दिखाई देती थी, पर वह अपने परिवार या अतीत के बारे में कभी बात नहीं करता था। एक शाम दोनों नदी के किनारे बैठे थे। सामने पानी पर शहर की रोशनियां कांप रही थी। तुम इतनी दूर पेरिस क्यों आई? एवरिल ने पूछा। एल्सा ने कुछ क्षण चुप रहकर कहा, शायद इसलिए क्योंकि मेरे पुराने शहर में हर चीज मुझे पापा की याद दिलाती थी। एवरिल की उंगलियां अचानक कॉफी के कप पर कस गईं। एल्सा ने उसकी ओर देखा। तुम ठीक हो? कॉफी गर्म थी। एल्सा ने आगे बताया, मेरे पिता पत्रकार थे, कई वर्षों तक पेरिस में रहे थे। मेरे बचपन में ही उनका देहांत हो गया। माँ ने उनके बारे में बहुत कम बताया, बस इतना कि वह पेरिस से बहुत प्यार करते थे। एवरिल कुछ क्षण पानी की ओर देखता रहा। कभी कभी जिन शहरों से हम सबसे अधिक प्यार करते हैं, वहीं हम अपने सबसे बड़े रहस्य छोड़ जाते हैं। समय बीतता गया। एवरिल के साथ रहते हुए पेरिस अब उसे अनजान नहीं लगता था। उसे एवरिल का इंतजार रहने लगा था।
वह कार्यालय से लौटते समय सोचती कि शायद वह सीढ़ियों पर मिलेगा। सुबह खिड़की खोलते समय उसकी निगाह सबसे पहले नीचे सड़क पर जाती, पर उनकी इस खूबसूरत दोस्ती के बीच कुछ बातें एल्सा को परेशान करने लगी। एक दिन कार्यालय में उसे घबराहट हो रही थी। उसकी पहली पुस्तक का मुख पृष्ठ संस्था के निदेशक के सामने प्रस्तुत होना था। प्रस्तुति से पहले उसके फोन पर एवरिल का संदेश आया, बायां हाथ मेज के नीचे रखना, 3 गहरी सांसें लेना और मन ही मन वही पुराना गीत गुनगुनाना, सब ठीक होगा। एल्सा स्तब्ध रह गई। बचपन से जब भी उसे घबराहट होती थी वह यही करती थी। यह आदत केवल उसकी माँ और पिता जानते थे। शाम को उसने एवरिल से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं डरने पर गीत गुनगुनाती हूँ? एवरिल ने उत्तर देने से पहले कुछ अधिक समय लिया। तुमने कभी बताया होगा। मैंने नहीं बताया। शायद मैंने तुम्हें करते हुए देखा होगा। मैंने तुम्हारे सामने कभी ऐसा नहीं किया। एवरिल ने बात बदल दी। कुछ दिनों बाद एल्सा के जन्मदिन पर वह सफेद चमेली का छोटा पौधा लेकर आया। यह मेरा पसंदीदा फूल है, एल्सा ने हैरानी से कहा। मुझे मालूम है। कैसी? तुम्हारी किसी तस्वीर में देखा था। एल्सा को याद नहीं आया कि उसने कभी चमेली के साथ अपनी कोई तस्वीर साझा की हो। अब उसके मन में बेचैनी बढ़ने लगी। एक रात इमारत में बिजली चली गई। एल्सा मोमबत्ती लेने एवरिल के घर गई। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था। उसने आवाज दी, लेकिन भीतर से उत्तर नहीं आया। वह सावधानी से अंदर चली गई। कमरा चित्रों, किताबों और कागजों से भरा था। मेज पर एक पुराना लकड़ी का डिब्बा खुला पड़ा था। एल्सा मोमबत्ती उठाने ही वाली थी कि उसकी निगाह डिब्बे में रखी एक तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में उसके पिता खड़े थे। वह तस्वीर बहुत पुरानी थी। उसके पिता युवा दिखाई दे रहे थे। उनके साथ एक लगभग 10 वर्ष का बालक था, जिसका हाथ उन्होंने पकड़ रखा था। उस बालक की आंखें नीली हरी थीं। तस्वीर के पीछे लिखा था, मेरे प्रिय एवरिल के लिए, जब समय आए मेरी एल्सा का ध्यान रखना। एल्सा के हाथ से तस्वीर लगभग गिर गई। तभी पीछे दरवाजा खुला। एवरिल भीतर आया। उसने एल्सा के हाथ में तस्वीर देखी और उसका चेहरा पीला पड़ गया। एल्सा, तुम मेरे पिता को जानते थे? एवरिल चुप रहा। जवाब दो। एल्सा की आंखों में चोट और क्रोध भर गया। तुम मुझसे अचानक नहीं मिले थे, है ना? मैं सब समझा सकता हूँ। क्या मेरी नौकरी भी तुम्हारी वजह से मिली? एवरिल ने नजरें झुका ली। उसकी चुप्पी ही उत्तर थी। एल्सा पीछे हट गई। तो यह सब क्या था? मेरा सामान उठाना, कॉफी लाना, मेरे साथ घूमना, क्या यह सब तुम्हारे किसी पुराने वादे का हिस्सा था? शुरुआत में शायद था, और बाद में। एवरिल उसकी ओर बढ़ा, लेकिन एल्सा ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मेरे पास मत आना। उसने तस्वीर मेज पर रख दी और बाहर निकल गई। अगली सुबह एल्सा काम पर नहीं गई। उसने स्वयं को घर में बंद कर लिया। शाम को उसके दरवाजे के नीचे से एक पुराना लिफाफा भीतर सरका दिया गया। उस पर उसके पिता की लिखावट में लिखा था, मेरी बेटी एल्सा के लिए, जब वह पेरिस आए। फिर कांपते हाथों से उसने उसे खोला। अंदर केवल आधी चिट्ठी थी। चिट्ठी की अंतिम पंक्ति अचानक बीच में समाप्त हो रही थी। एल्सा, एवरिल पर विश्वास करना, क्योंकि जिस रात मैंने उसके बाद का कागज फटा हुआ था, चिट्ठी का दूसरा हिस्सा गायब था, और उसी रात एवरिल भी इमारत से गायब हो गया। अगली सुबह एवरिल का घर खाली मिला। मेज पर रखे चित्र गायब थे। अलमारी के कपड़े हटा दिए गए थे और पुराने लकड़ी के डिब्बे में केवल एल्सा के पिता की तस्वीर बची थी। एल्सा के भीतर क्रोध था, लेकिन उससे कहीं अधिक डर था। वह एवरिल से नाराज थी, फिर भी उसका इस तरह चले जाना उसे बेचैन कर रहा था। पिछली रात उसके दरवाजे के नीचे डाली गई अधूरी चिट्ठी बार बार उसके मन में घूम रही थी। जिस रात मैंने, उस रात उसके पिता ने क्या किया था और एवरिल पर विश्वास करने के लिए क्यों कहा था? एल्सा ने तस्वीर के पीछे लिखी तारीख देखी। वह तारीख उसके पिता की मृत्यु से केवल 2 महीने पहले की थी। तस्वीर में पीछे एक पुरानी इमारत दिखाई दे रही थी। प्रवेश द्वार के ऊपर धुंधले अक्षरों में किसी पुस्तकालय का नाम लिखा था। एल्सा ने इंटरनेट पर स्थान खोजा। वह पुस्तकालय पेरिस के पुराने क्षेत्र में था और कई वर्षों से बंद पड़ा था। दोपहर को वह वहां पहुंच गई। इमारत सुनसान थी। मुख्य दरवाजे पर ताला लगा था, लेकिन बगल में एक छोटी किताबों की दुकान खुली थी। दुकान के भीतर सफेद बालों वाला बुजुर्ग बैठा था। एल्सा ने उसे तस्वीर दिखाई। बुजुर्ग की आंखों में पहचान की चमक आ गई। यह डेनियल है, उसने एल्सा के पिता की ओर संकेत करते हुए कहा। आप इन्हें जानते थे? बहुत अच्छी तरह है। वह यही काम करते थे। पत्रकार होने के साथ साथ पुरानी पुस्तकों और दस्तावेजों की जांच करते थे। उसने तस्वीर में छोटे एवरिल को देखा, और यह बच्चा इसे डेनियल ने बचाया था। एल्सा का हृदय तेजी से धड़कने लगा। बुजुर्ग ने उसे बैठने का संकेत किया। कई वर्ष पहले एवरिल के माता पिता एक बड़े भवन निर्माण व्यवसायी के विरुद्ध कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। उस व्यवसायी ने गरीब परिवारों के घर अवैध रूप से खाली करवाए थे। एवरिल के पिता के पास ऐसे दस्तावेज थे जो उसकी सच्चाई उजागर कर सकते थे। एक रात उनके घर में आग लग गई।
आधिकारिक रूप से उसे दुर्घटना बताया गया, लेकिन डेनियल को विश्वास था कि आग जानबूझकर लगाई गई थी। एवरिल उस समय केवल 10 वर्ष का था। डेनियल ने उसे जलते घर से बाहर निकाला था, लेकिन उसके माता पिता को नहीं बचाया जा सका। उसके बाद डेनियल ने एवरिल की पढ़ाई और देखभाल की व्यवस्था की। वह उसे अपने बेटे की तरह मानता था। मेरे पिता ने मुझे यह सब कभी क्यों नहीं बताया? एल्सा ने पूछा। क्योंकि वह तुम्हें खतरे से दूर रखना चाहते थे। बुजुर्ग ने बताया कि डेनियल उस व्यवसायी के विरुद्ध प्रमाण एकत्र कर रहा था। उसी दौरान एक सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने उसे सामान्य दुर्घटना माना, लेकिन एवरिल को विश्वास था कि डेनियल की मृत्यु भी संयोग नहीं थी। एवरिल इतने वर्षों से क्या कर रहा था? वह डेनियल का अधूरा काम पूरा करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसने तुमसे दूरी बनाए रखी क्योंकि उसे डर था कि तुम्हारे पास आने से वही लोग तुम्हें भी पहचान लेंगे। एल्सा ने अधूरी चिट्ठी दिखाई। बुजुर्ग ने उसे ध्यान से देखा। इसका दूसरा हिस्सा डेनियल ने मेरे पास छोड़ा था। वह दुकान के पीछे गया और एक पुरानी पुस्तक लेकर लौटा। पुस्तक के भीतर से उसने तह किया हुआ कागज निकाला। दोनों हिस्से जोड़ने पर पूरी चिट्ठी बन गई। एल्सा ने पढ़ना शुरू किया। मेरी प्यारी एल्सा, जब तुम यह चिट्ठी पढ़ोगी, शायद मैं तुम्हारे साथ न रहूं। तुम्हें लगेगा कि मैंने तुमसे अपने जीवन का बड़ा हिस्सा छिपाया, और यह सच भी है। मैंने ऐसा केवल तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए किया। एवरिल मेरे लिए उस बेटे की तरह है जिसे जीवन ने बहुत जल्दी अकेला कर दिया। जिस रात मैंने उसे आग से निकाला, उसने मुझसे पूछा था कि उसके माता पिता वापस कब आएंगे। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। मैंने उससे वादा किया कि वह कभी अकेला नहीं रहेगा। मैंने तुम्हारा चित्रांकन उसे दिखाया था। वह तुम्हारी प्रतिभा पर मुझसे अधिक विश्वास करता था। उसने कहा था कि एक दिन तुम्हें पेरिस आना चाहिए क्योंकि तुम्हारी कला इस शहर की रोशनी में खिल उठेगी। लेकिन मैं उसे एक और वादा लेकर जा रहा हूं। वह तुम्हारे जीवन का निर्णय कभी नहीं करेगा। वह केवल तुम्हारे लिए एक दरवाजा खोलेगा। उसके भीतर प्रवेश करना या नहीं, यह निर्णय हमेशा तुम्हारा होगा। एल्सा की आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसे समझ आया कि उसकी नौकरी एवरिल ने खरीदी या जबरदस्ती नहीं दिलवाई थी। उसने केवल उसके काम को सही लोगों तक पहुंचाया था। चयन उसकी योग्यता से हुआ था। लेकिन एक प्रश्न अभी बाकी था। एवरिल अचानक क्यों चला गया? बुजुर्ग ने बताया कि पिछले कुछ सप्ताह से एक व्यक्ति एवरिल का पीछा कर रहा था। शायद वह पुराने मामले से जुड़े दस्तावेज खोज रहा था। एवरिल को लगा होगा कि एल्सा के उसके निकट रहने से वह खतरे में पड़ सकती है। एल्सा को तुरंत याद आया कि 2 दिन पहले उसने इमारत के बाहर एक काली गाड़ी कई घंटों तक खड़ी देखी थी। वह वापस अपने घर पहुंची। उसने एवरिल के कमरे की दोबारा जांच की। दीवारों से सारे चित्र उतार लिए गए थे, लेकिन एक खाली चौखटे के पीछे एक कागज चिपका था। उस पर एक रेलवे स्टेशन का चित्र बना था और नीचे लिखा था, जब कोई जगह छोड़नी हो तो वही जाना जहां से पहली बार आने का सपना देखा था। एल्सा जानती थी कि एवरिल ने उसे एक बार बताया था कि बचपन में वह पूर्वी रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों को देखकर पेरिस से दूर जाने का सपना देखता था। वह तुरंत स्टेशन पहुंची। शाम हो चुकी थी। स्टेशन यात्रियों से भरा था। एल्सा हर मंच पर दौड़ती रही। एक ट्रेन कुछ ही मिनटों में दक्षिणी क्षेत्र की ओर जाने वाली थी। उसे एवरिल दिखाई नहीं दिया। ट्रेन चलने की घोषणा हुई। एल्सा की आंखें भर आईं। उसने सोचा कि शायद वह देर से पहुंची है। तभी पीछे से वही शांत आवाज सुनाई दी, मुझे लगता है दौड़ते दौड़ते तुम पेरिस छोड़ने का निर्णय ले लोगी। एल्सा पलटी। एवरिल एक स्तंभ के पास खड़ा था। उसके हाथ में छोटा बैग था। आंखों में थकान और चेहरे पर छिपा हुआ दर्द था। एल्सा उसके पास पहुंची और बिना कुछ कहे उसके सीने पर हाथ मार दिया। तुम हमेशा बिना बताए क्यों चले जाते हो? एवरिल ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम्हारे पास रहना तुम्हें खतरे में डाल सकता था। एल्सा ने पूरी चिट्ठी उसकी ओर बढ़ाई। एवरिल ने उसे पढ़ा। उसकी आंखों में नमी आ गई। मैंने यह हिस्सा कभी नहीं देखा। उसने कहा, तुमने मेरे लिए नौकरी की अनुशंसा क्यों की? क्योंकि तुम्हारा काम अच्छा था। और उसी इमारत में घर क्यों लिया जहां मैं रहने वाली थी? एवरिल ने नजरें झुका ली। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता था कि तुम सुरक्षित रहो। मेरा सामान उठाना भी उसी वादे का हिस्सा था। हर सुबह कॉफी लाना। शुरुआत में रात को मेरे साथ नदी किनारे बैठना। नहीं, मेरी बेकार बातें सुनना। नहीं, मेरी पसंद याद रखना। पहले तुम्हारे पिता की बातों से पता था, बाद में मैं स्वयं याद रखने लगा। एल्सा की आवाज धीमी हो गई। और मुझसे प्यार करना। एवरिल ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। वह किसी वादे का हिस्सा नहीं था। स्टेशन का शोर जैसे कुछ क्षणों के लिए दूर चला गया। एवरिल ने कहा, मैंने तुम्हें पहली बार तुम्हारे पिता की तस्वीरों में देखा था, फिर तुम्हारे बनाए चित्र देखे। मुझे लगता था कि मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन जब तुम सच में यहाँ आईं, तब समझ आया कि तस्वीरों और चिट्ठियों से किसी इंसान को नहीं जाना जा सकता। उसने एक गहरी सांस ली। तुम जिद्दी हो, सुबह देर तक सोती हो, कॉफी ठंडी होने के बाद पीती हो,
घबराने पर बायां हाथ छिपा लेती हो, उदास होती हो तो बिना कारण खिड़की साफ करने लगती हो, और जब खुश होती हो तो तुम्हें स्वयं पता नहीं चलता कि तुम धीरे धीरे गाना गा रही हो। एल्सा की आंखों से आंसू बह निकले। तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे डर था कि तुम यही सोचोगी कि हमारी हर मुलाकात पहले से तय थी। वह तय थी लेकिन उसके बाद जो हुआ वह तय नहीं था। एवरिल ने अपना टिकट फाड़ दिया। वह एल्सा के साथ वापस इमारत लौट आया। अगले कुछ सप्ताहों में पुराने मामले से जुड़े प्रमाण पुलिस तक पहुंचा दिए गए। एवरिल ने वर्षों से एकत्र किए दस्तावेज अधिकारियों को सौंप दिए थे। जिस व्यक्ति ने एवरिल के परिवार के घर में आग लगवाई थी उसके व्यवसाय की जांच शुरू हुई। यह प्रक्रिया लंबी थी, लेकिन अब एवरिल अकेला नहीं था। एल्सा ने भी अपने पिता के पुराने लेखों और दस्तावेजों को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने का निर्णय लिया। उसने पुस्तक का नाम रखा जो वादे हमें जीवित रखते हैं। पुस्तक के मुखपृष्ठ पर उसने एक पुरानी पेरिसी इमारत बनाई। उसकी सीढ़ियों पर एक लड़की अपने सूटकेस के साथ खड़ी थी और नीचे एक युवक उसकी ओर हाथ बढ़ा रहा था। कई महीनों बाद एक सुबह एल्सा खिड़की के पास बैठी काम कर रही थी। एवरिल 2 कप कॉफी लेकर भीतर आया। आज हमारी पहली मुलाकात को 1 वर्ष हो गया, उसने कहा। तुमने जानबूझकर उसी दिन मेरा सामान उठाया था। तुम्हें पता था कि मैं 4थी मंजिल पर रहती हूँ। तुम्हें यह भी पता था कि लिफ्ट खराब है। वह सच में खराब थी। एल्सा हंस पड़ी। एवरिल ने जेब से एक छोटा लिफाफा निकालकर उसके सामने रखा। अब कौन सी अधूरी चिट्ठी है? एल्सा ने पूछा। यह पूरी है। चिट्ठी पर लिखा था उस लड़की के नाम जिसने मेरे जीवन में आकर मुझे यह समझाया कि किसी वादे को निभाने का अर्थ केवल किसी की रक्षा करना नहीं होता, कभी कभी उसका अर्थ उसके साथ रहना भी होता है। एल्सा ने चिट्ठी नीचे रखी। और यदि वह लड़की तुम्हारे साथ रहने का निर्णय न करे? एवरिल मुस्कुराया। तो निर्णय हमेशा उसका होगा। एल्सा कुछ पल उसे देखती रही, फिर उसके हाथ से कॉफी लेकर बोली, अच्छा है, क्योंकि मैंने निर्णय कर लिया है। क्या मैं 4थी मंजिल छोड़कर 3री मंजिल पर नहीं आने वाली? एवरिल का चेहरा उतर गया। एल्सा मुस्कुराई। तुम 3री मंजिल छोड़कर 4थी मंजिल पर आ सकते हो। खिड़की के बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई थी। पेरिस की छतें चमक रही थीं और दूर चर्च की घंटियां बज रही थी। 1 वर्ष पहले यही शहर एल्सा के लिए अनजान था। अब उसकी हर सड़क में कोई स्मृति थी, हर शाम में कोई कहानी और हर सुबह में 2 कप कॉफी। उनकी पहली मुलाकात संयोग नहीं थी, लेकिन उनका प्रेम किसी चिट्ठी, किसी वादे या किसी पुरानी योजना का परिणाम भी नहीं था। वह उन अनगिनत छोटे पलों से बना था जिन्हें किसी ने पहले से नहीं लिखा था।